हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग प्रेसिडेंट पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखते हैं कि यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस में हर साल प्रेसिडेंट से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे आप एनसीईआरटी को स्टडी करके पीसीएस मेंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टोटल फोकस है कि जो भी व्यक्ति या जो भी एस्पिरेंट जो है पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, पीसीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, वो एनसीईआरटी को जरूर पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा हमारा आज का समय भी कम है और हमारा जो टॉपिक है हम देखेंगे प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, बेसिकली उसी को लेकर हम लोग आपके बीच आए हैं और उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो यहां पर सीधे नाम न मेंशन करके आप थोड़ा सा डी फैक्टो और डी ज्योर का कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम लोग देखते हैं वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है यूके और इंडिया, भारत और यूके। तो जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, डी ज्योर और दूसरा डी फैक्टो। डी ज्योर क्या कह रहा है, डी ज्योर और डी फैक्टो क्या कह रहा है। देखिए डी ज्योर का मतलब होता है बाई लॉ, सिंपल क्या कहेंगे, बाई लॉ। तो बाई लॉ ये जो शब्द प्रयोग होता है वह हेड ऑफ नेशन के लिए प्रयोग होता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट है या किंग है ना, तो जो भी डी ज्योर है वह डी ज्योर जो है वो नॉमिनल हेड होता है। क्या, नॉमिनल हेड होता है। जबकि डी फैक्टो का मतलब होता है इन द फैक्ट। क्या, इन द फैक्ट। इन द फैक्ट का मतलब क्या है, व्यवहार में जो प्रैक्टिकली हेड है ना, तो ये पीएम होता है ये इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहां पर आप डी ज्योर प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है और ये कौन होगा, पीएम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएम के लिए क्या कहा गया कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। तो आप जब नोट लिखेंगे तो डी ज्योर डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी में मेंशन एक लाइन कर देंगे कि प्रेजेंट टाइम में भारत का प्रेसिडेंट कौन है। फिर आर्टिकल 52 का उल्लेख करेंगे कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप आर्टिकल 53 का मेंशन करेंगे। आर्टिकल 53 कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी भारत सरकार की जो कार्यकारी शक्ति है वह कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। और एक आर्टिकल और उल्लेख कर दीजिएगा, आर्टिकल 74। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 74 मेंशन जरूर करिएगा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर हेल्प एंड सजेस्ट टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और जब ये बात उल्लेख कर लीजिएगा आर्टिकल 52, 53 और 54,
तो उसमें एक शब्द और मेंशन कर दीजिएगा, एक दो पॉइंट, जैसे 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें ये मेंशन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट जो होगा वो मंत्री परिषद की सलाह को लेने के लिए बाध्य है। क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, शैल बी बाउंडेड टू टेक एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो ये आप मेंशन कर देंगे केवल 40 अकॉर्डिंग टू 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये बात आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसमें जो एक लाइन अभी कंप्लीट होगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात हो जाएगा। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आएगी तो सबसे पहली बात तो हम इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो जो इलेक्शन होता है, आप ये बताने की कोशिश करिएगा कि जो इलेक्शन होता है बेसिकली इंडिया में जो इलेक्शन है या दुनिया में भी जो इलेक्शन है, उसमें दो तरह के इलेक्शन होते हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या? एक डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो है यहां पर फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। तो यहां पर देखेंगे कि जो हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम का मतलब है पहले आओ पहले पाओ। आप केवल यहां पर इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल डिस्कस कर दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का तो हमारे इलेक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है उसमें दो मेथड्स होते हैं। एक लिस्ट मेथड है, तो लिस्ट मेथड अब इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई इन इंडिया। तो इसको डिस्कस करने का भी कोई बहुत मतलब आपके लिए नहीं है, इसको आप होल्ड कर देंगे, क्योंकि लिस्ट मेथड जो है नॉट अप्लाई इन इंडिया, राइट। दूसरी बात यहां पर जब अब बात आएगी इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत, तो यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट से तो चुनाव होगा नहीं प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में जो डिस्कस किया गया है वो आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है कि प्रेसिडेंट कैसे होगा। तो आर्टिकल 54 कह रहा है, एक तो ये मेथड हो गया कि आर्टिकल 54 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। तो यहां पर हमें यह जानना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन सा भाग ले सकता है, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा, और कौन से लोग इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे जो पार्लियामेंट में बोथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये चुनाव ये मेंबर होंगे, ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। दूसरी चीज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज
दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने का काम करते हैं। कौन से वोट नहीं करते हैं? तो नॉमिनेटेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी कह सकते हैं, नॉमिनेट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक बात यहां ध्यान रखना है, तो आपको कौन से भाग लेते हैं ये नहीं आप लिखेंगे, केवल आप इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आप डिस्कस कर देंगे कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब एक बात आएगा कि आर्टिकल 55 में ये डिस्कस किया गया है कि भाई इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इनका कैसे इलेक्शन होगा। तो वहां पर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तो जरूर उल्लेख कर देंगे आप लोग, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो इलेक्शन होता है उसमें वोटों की वैल्यू निकाली जाती है ना। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट कर रहा है उसके वोट की वैल्यू क्या, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं तो उस स्टेट का जो भी पर्टिकुलर स्टेट का पॉपुलेशन होता है ना, पॉपुलेशन जो भी स्टेट का होगा उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इसमें से भाग दे देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1/1000 आप कर देते हैं, राइट। तो एक तरह से वैल्यू निकल जाता है। एमपी के वोट का वैल्यू आपको निकालना होता है तो आप इसमें क्या करते हैं कि जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट, है ना, जो भी स्टेट का वैल्यू है उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आप कर देते हैं। तो एमपी के वोट की वैल्यू, तो इस तरह से आप वोटों की वैल्यू को भी बता देंगे कि कैसे वोट की हम लोग वैल्यू निकालने का कार्य करते हैं। उसके बाद एक चीज हम लोग को डिस्कस थोड़ा सा यहाँ पर और कर देना है, थोड़ा कोटा का भी सिस्टम कर देंगे कि कोटा जो है वो 50% +1 है, यानी किसी व्यक्ति को 50% वोट पाना है ना। जो भी वैलिड वोट होगा उसमें 2 से आप भाग देंगे, है ना। 1 मतलब जो पद की संख्या है +1, है ना, और फिर +1। तो 50% वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोटा है। ये कोटा आपको जमानत राशि का भी जिक्र आप कर देंगे कि 15,000 रुपया, है ना, भारत सरकार को उनको देना होता है ना, आरबीआई में जमा करना होता है, क्योंकि जमानत यदि जब्त होती है तो पैसा वापस नहीं होता है, वरना पैसा क्या होता है, रिफंडेबल होता है। क्या होता है? रिफंडेबल होता है। दूसरी बात एक और हमें यहाँ जिक्र कर देने की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, ये बातें डिपेंड करेंगे कितने वर्ड में आपको लिखना है। यदि कम वर्ड में लिखना है ना, तो उसको शॉर्ट में आप बनाएंगे। यदि आपको 100-150 में लिखना हो तब उसको आप लंबा ले जा सकते हैं, राइट। दूसरी बात देखेंगे, कुछ अदर भी फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के संबंध में, जैसे कि कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके नाम के 50 जो है अनुमोदक और 50 उसके नाम का क्या होते हैं, समर्थक, यानी प्रस्तावक और समर्थक। 50 प्रस्तावक और सेकेंडर्स भी समर्थक उसके नाम के होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। एक पॉइंट और है कि प्रेसिडेंट के संबंध में, चुनाव के संबंध में संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निस्तारण कौन करता है?
तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निस्तारण होता है वो निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है, ये भी आप उल्लेख कर दीजिएगा। और एक बात तो लास्ट में आप जरूर जिक्र कर दीजिएगा, यदि आपके पास हो तो, अदरवाइज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव से बात कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको ज्यादा वर्ड में लिखना होगा तो एक बात और मेंशन आप कर सकते हैं, 150-200 शब्द में लिखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि उसमें वरीयता क्रम जो होता है, ध्यान देंगे, ABCD 4 वरीयता होता है और आपका कोटा कितना है, 50% प्लस 1, ये आपको पाना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वरीयता में आपको जैसे 1 2 3 4 ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास वरीयता कितना है, क्रम 4। तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट के, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, फर्स्ट वरीयता का ही वोट काउंट होगा, राइट। तो फर्स्ट वरीयता में यदि कोई ये कोटा पूरा करता है तो प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं बनता है तो यदि इसमें से जो सबसे कम वोट पाएगा प्रथम वरीयता में, मान लीजिए डी ने प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट पाया, तो डी क्या हो जाएगा, और डी का जो द्वितीय वरीयता का वोट होगा वो बाकी में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। और जब बांट देंगे तो फिर अब काउंट करेंगे, तो 50% प्लस 1 कोई पा गया तो राष्ट्रपति होगा, नहीं तो ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोटा पूरा न हो जाए। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है, इसी तरीके से भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये सब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जिसको आपको, अब देखिए ये है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण पद है, देश का संवैधानिक पद है, तो इसमें एक तो बात ज्यादा आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसमें आप सीधे आर्टिकल मेंशन करिएगा, है ना। आर्टिकल 58, क्या आर्टिकल 58, और आर्टिकल 58 कह रहा है कि कौन व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, हु कैन बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संवैधानिक पद पर यदि आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन के बाद आपका एज जो है वो 35 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, है ना। दूसरी बात कह रहा है कि मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, यानी उसका नाम जो है किसी न किसी जो है निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मतदाता के रूप में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। चौथी बात कह रहा है कि नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कह रहा है कि नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, राज्य विधानमंडल का या संसद का सदस्य, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो ये एक पॉइंट, तो ये इस तरह के 4-5 ये पॉइंट्स बनते हैं जिसको, है ना, आप अपने माइंड में इसको रखेंगे, फोकस में रखेंगे और इस तरह से चीजों को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये सब आपके एग्जाम में पॉइंट में, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछती हैं, इतना मेंशन कर दीजिएगा, है ना। बाकी मेंटल ना हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, या एक पॉइंट तो जरूर इसमें लास्ट में आप मेंशन कर देंगे कि या ऐसी कोई, है ना, शर्त जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि इसके संबंध में रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार माननीय संसद को है, तो यदि संसद को निर्धारण करती है तो उसको अप्लाई किया जाएगा, है ना। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है।
एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन के, है ना, कंडीशन क्या है उसके ऑफिस का। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट, तो वो पहली बात तो यही है कि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ता दिया जाता है ना, वह भारत के संचित निधि पर अप्लाई होता है, इस बात को उल्लेख करेंगे। राष्ट्रपति के पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्रिविलेज पावर होता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप मेंशन करेंगे और ये जो क्वेश्चन आएगा बहुत आएगा, 25-50 वर्ड में ही लिखने के लिए आता है, 50 वर्ड के आसपास। तो बड़े आराम से ये 3-4 पॉइंट आप मेंशन कर देंगे तो इसमें आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये जनरली पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, है ना, क्या प्रोसीजर है। ठीक, क्या प्रक्रिया है। तो देखिए हमारे संविधान में सबसे पहले तो यहां पर हम लोग आर्टिकल को मेंशन करते हैं कि आर्टिकल 61 में ये डिस्कस किया गया है कि प्रेसिडेंट को कैसे हम लोग रिमूवल करेंगे। इम्पीचमेंट जो ये शब्द है ना, इसका मतलब ही है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये राष्ट्रपति पर रिमूवल लगाने की बात की गई है कि राष्ट्रपति को कैसे आप उसको पद से हटाएंगे। तो ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो ये इम्पीचमेंट का प्रोविजन है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 61 के अंदर ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से कैसे आप हटाएंगे। एक बात तो ये ध्यान देंगे कि महाभियोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इसको न मानकर हम लोग क्वासी जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो है, सॉरी, यहां पर हमें जो बात करना है कि प्रेसिडेंट को रिमूवल जो है एक तरह से क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है। क्वासी जुडिशरी प्रोसेस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में इस को चैलेंज कर सकते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद संबंधी जो भी विवाद है उसका निस्तार सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ डिस्कस करना है कि कैसे उसको पद से हटाते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि ये इम्पीचमेंट जो है वह एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, संसदीय प्रक्रिया है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उसके पद से हम लोग रिमूव कर देते हैं, पद से हटा देते हैं, राइट। तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, यहाँ पर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इम्पीचमेंट के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। आर्टिकल 61 पार्लियामेंट्री प्रोसेस, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस, इतनी सब बातों को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे प्रक्रिया पर। तो एक बात यहाँ पर यह है कि जिस भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आएगा, है ना, उसको प्रियोर 14 डेज हमें ये मेंशन करना है कि प्रियोर 14 डेज उसको हम क्या क्या करें, नोटिस देना है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, राइट। अब ये प्रोपोजल जो होता है, पहले चूंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस है तो प्रोपोजल जो है वो मूव्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के किसी भी सदन में
एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में हम लोग ये प्रपोजल ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसद सदस्यों द्वारा। अब एक बात ये है कि किसी भी हाउस में लाएंगे तो उस हाउस में लाने के लिए 1/4 मेंबर लिखित सपोर्ट करने चाहिए। क्या? लिखित सपोर्ट। तो मान लीजिए कि जिस हाउस में आप फर्स्टली ला रहे हैं उस हाउस में 1/4 मेंबर ने लिखित प्रत्यावेदन देकर आ गया। अब उसी हाउस में 2/3 बहुमत से यदि उस प्रपोजल को पास कर दिया गया, राइट, तो वह दूसरी हाउस में जाती है ताकि उसकी जांच की जा सके। सेकेंड हाउस में प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। वहां एक न्यायिक कमेटी बनाई जाती है जो इस मामले की जांच करता है, और जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं और यह दूसरी हाउस भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा? छोड़ना होगा। क्या होगा? छोड़ना होगा, है ना। तो इसमें वो या तो हाउस में उपस्थित होकर अपनी बात कहेंगे या अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजकर अपनी बात कह सकते हैं। तो हमें देखिए इसमें डिस्कस क्या करना था, हमें ये समझाना था कि इसमें क्या क्या बातें आपको उल्लेख करनी है कि आपके नोट्स में जब आप लिखेंगे मेंस में तो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में अवेलेबल होने चाहिए। तो आपके बेसिक पॉइंट्स जो हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं? बेसिक पॉइंट है आर्टिकल 61 का रिमूव करेंगे, यूएससी से लिया गया है, रिमूवल ऑफ है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है ना। प्रपोजल को किसी हाउस में ला सकते हैं, 14 दिन पहले आप जो है उसको प्रियोर नोटिस देंगे। जिस भी हाउस में लाएंगे 1/4 मेंबर उसको प्रस्ताव को प्रपोजल को साइन करेंगे। यदि हाउस पहला हाउस उसे 2/3 बहुमत से पास करता है, सेकेंड हाउस में जाएगा जहां मामले की इंक्वायरी होगी, जांच होगी। दूसरा हाउस भी 2/3 बहुमत से पास करेगा तो प्रेसिडेंट को उस दिन से अपना पद छोड़ना होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट को उस दिन से अपना पद छोड़ना होगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं? मेंशन करने हैं, और ये आप ध्यान देंगे, है ना, बेहतर कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो ये टॉपिक है, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए यदि हम प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने लगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा, है ना, हमको पेज की रिक्वायरमेंट होगी और आपको अपनी बात बहुत सीमित में शब्दों में कहनी है ना। रिव्यू करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यदि शॉर्ट टर्म में आएगा तो शॉर्ट टर्म में आप लिखेंगे, लॉन्ग टर्म में आएगा तो लॉन्ग टर्म लिखेंगे, है ना। लॉन्ग टर्म में लिखेंगे तो अंदर के कंटेंट आपको लिखने होंगे, अदरवाइज आपको शॉर्ट बात से काम 50 वर्ड में ही लिखना है तो बहुत सीमित तरीके से मूल बातें आप जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में उल्लेख करेंगे तो आप कहेंगे जैसे कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट्स पीएम एंड अदर मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, उसके सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री इसके प्रिविलेज प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना, होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरी चीज अनुसूचित जाति है, जनजाति आयोग है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, फाइनेंस कमीशन है, उसका गठन करता है, उसके अध्यक्षों को अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। तो ये तमाम एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आप चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर की भी बात आती है तो ध्यान देंगे, यदि 25-50 वर्ड में लिखना होगा, 50 वर्ड में आपको शब्द लिखने हैं तो उसमें आपको एक एक करके पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव पावर का उल्लेख करिए, लेजिस्लेटिव पावर का उल्लेख करिए, है ना। जैसे मान लीजिए लेजिस्लेटिव पावर का उल्लेख करना है तो सबसे पहला पावर तो एड्रेस के बाद में आप लिखेंगे, है ना, कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंटली एड्रेस करता है। प्रत्येक साल संसद के फर्स्ट सेशन को एड्रेस करने का काम करता है प्रेसिडेंट। एक तो बात ये हो गई। प्रेसिडेंट को हाउस को बिजनेस जो है कॉलिंग करने का भी अधिकार है और उसको
प्रोरोगेशन का भी अधिकार है, प्रोरोग द हाउस है, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा का उसके पास राइट है, कॉलिंग द ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 50 वर्ड में लेजिस्लेटिव पावर लिखने के लिए यदि आएगा तो आपको इजिली ये क्या करना है ना। धन विधेयक जो है वो इसी के प्रियोर परमिशन से हाउस में पेश किया जाता है। 123 का भी आप उल्लेख कर सकते हैं आर्टिकल, है ना, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, है ना, तो फाइनेंशियल पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। फाइनेंशियल पावर का भी उल्लेख आप कर सकते हैं कि वित्त आयोग का गठन करना, है ना, राष्ट्रपति के ही जो है प्रियोर परमिशन से बजट और दूसरे मनी बिल वगैरह पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इमरजेंसी फंड से राष्ट्रपति के प्रियोर परमिशन से ही फंड निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातें, ग्रांट इन एड की बात है तो उस संबंध में भी ये उल्लेख आप कर सकते हैं, राइट। जैसे आर्टिकल 72 के तहत जुडिशरी पावर की बात कर सकते हैं। तो आर्टिकल 143 की भी बात कर सकते हैं कि किसी भी विधेयक या कानून के मसले पर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। परडोइंग पावर है, राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति है ना। तो परडोइंग पावर के तहत क्या क्या पावर दिया गया, जैसे मान लीजिए पूछे कि व्हाट आर द परडोइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कौन कौन सा परडोइंग पावर है, जैसे लघुकरण का पावर है, परिहार का पावर है, विराम है, प्रविलंबन है, क्षमा की शक्ति है। ऐसे ही क्षमा कर देगा जैसे उसने अपराध किया ही नहीं है। तो उसके बारे में जब पर्टिकुलर पूछेगा कि परडोइंग पावर प्रेसिडेंट का क्या है, उसका उल्लेख करिए, तो परडोइंग पावर में पर्टिकुलर उसको आप डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सारे प्रेसिडेंट्स से रिगार्डिंग जो पावर थे, यदि आपको डिस्क्रिप्टिव पूछेगा तो एक एक को एक साथ पूछेगा तो सबको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कितना विस्तार दे रहे हैं और कितना उसको शॉर्ट में कर रहे हैं। तो अभी जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो जैसे पूछ लेता है नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख करिए, तो फिर आपका कंटेंट अलग हो जाएगा। स्टेट इमरजेंसी फिर कंटेंट अलग होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी से इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्लाई नहीं किया गया है। लेकिन यदि उसे प्रेसिडेंट से जोड़कर पूछे कि व्हाट, जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर का आपसे डिस्कशन कर रहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां क्या है, तो निस्संदेह आप जब इमरजेंसी पावर की बात करेंगे, इमरजेंसी पावर की बात करेंगे तो 3 आर्टिकल जरूर आप मेंशन करेंगे, 352, 356 और 360। तो 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। 356 स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल की। अब इसके अंदर का कंटेंट यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप डिस्कस करेंगे, 50 वर्ड 100 वर्ड में लिखना होगा, शॉर्ट में आप निकालेंगे इसको। 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो इतना आप लिख देंगे। इसके बाद आप एक बात दो बात और लिखेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप मेंशन करना चाहें तो कर देंगे। हालांकि ये केवल इमरजेंसी नहीं है, प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर के बारे में ये डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा न लिखकर इतना आप पर्याप्त है, इनफ है। इतना के बारे में आप डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा 44वां संविधान संशोधन वगैरह मेंशन कर देंगे कि उसमें कैसे जो है 42वां संविधान संशोधन में पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया, 44वें संशोधन में कम कर दिया गया। कितनी बार स्टेट नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 बार। नेशनल इमरजेंसी के रीजंस क्या क्या हैं, कारण क्या हैं, है ना, कि जैसे कि कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है ना, तो या आर्म्ड रिविलियन हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह, तो ऐसे कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी उसका प्रोसीजर क्या है, तो थोड़ा सा डिस्कस आप कर देंगे। इतना लंबा आपसे नहीं पूछेगा, 50 वर्ड में 100 वर्ड में पूछेगा, तो शॉर्ट में ही आपको प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर को डिस्कस करना है ना।
व्हाट इज द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कहीं भी ये शब्द वीटो का उल्लेख नहीं है, राइट, वीटो का उल्लेख नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब आप डिस्कस करेंगे तो पहली बात तो ये क्लियर कर दीजिएगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वीटो टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी चीज आर्टिकल 111 का उल्लेख करिएगा, है ना, क्योंकि आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी बिल को अपने पास रोक सकता है, उस पर सहमति दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये जो पावर दिया गया है इसी पावर को हम लोग वीटो पावर के रूप में जानते हैं, राइट। लेकिन हमारे संविधान में कहीं वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, राइट। जनरली 4 तरह के वीटो की बात की जाती है, लेकिन भारत में 3 तरह के वीटो का हम लोग उल्लेख करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो अप्लाई इन इंडिया। जैसे एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यांतिक वीटो, राइट। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या है कि इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रिजर्व रख सकता है, सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा एक वीटो है विशेषित वीटो, जिसे हम लोग क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। तो ये नॉट अप्लाई इन इंडिया, राइट। तो ये यूएसए में अप्लाई होता है, ये इंडिया में अप्लाई होता है। तो ये जब क्वालिफाइड अप्लाई नहीं होता है तो कोई मतलब इसका नहीं है। इसके बाद सस्पेंसिव वीटो की बात आती है ना। तो यदि विधेयक पर लगता है राष्ट्रपति को कि किसी विधेयक को उसने जल्दीबाजी में पारित कर दिया है या उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा है, तो उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा देता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त यह है कि यदि दोबारा संसद उसे वापस भेजती है, चाहे उसमें अमेंडमेंट करे या न करे, विदाउट अमेंडमेंट के, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाउंड है, क्या है, बाउंडेड है। और दूसरी चीज की यदि कोई बिल मनी बिल है, इफ अ बिल इज मनी बिल, है ना, तो राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट यूज सस्पेंसिव वीटो। और यदि कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में राष्ट्रपति को वीटो यूज करने का अधिकार नहीं है ना। उसके बाद पॉकेट वीटो है। तो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति इस पर क्या करता है कि किसी विधेयक पर ना तो अपना मत देता है, ना हाँ बोलता है, ना बोलता है। वीटो वैसे ही पावर उसके पास, जैसे मतलब बिल पड़ा हुआ है, उस पर ना तो पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है ना निगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, राइट। तो ये आपको डिस्कस करना है कि भारत में ये वीटो अप्लाई होता है। सस्पेंसिव वीटो का संबंध इससे है, मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई है तो उस पर भी कोई राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इतना बात आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पर पर्याप्त जो है नंबर, मार्क्स आपको पर्याप्त मिल जाएंगे, राइट। तो यही चीजें हमें डिस्कस करना था। और ये आपका मतलब एक तरह से हमने बस ये देखने की कोशिश की कि आपको रिप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और जब मेंस लिखेंगे तो चूंकि मेंस राइटिंग तो हम यहाँ पॉसिबल नहीं है 1 घंटे में करके बताएं, लेकिन ये चीज जरूर हमने देखने की कोशिश की कि यदि आएगा तो क्वेश्चन जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो उसमें क्या क्या फैक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट जो होता है वो एग्जामिनर का ध्यान सीधे अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आप सभी बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।